प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बच्चों के लिए दी प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉडल सेट जो निकाला गया था, उसमें से हम लोग आज इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। सेट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या इस वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत जगह एग्जाम हुआ है प्री बोर्ड का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, आप उसको मिला सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये शुरू होगा। पहला क्वेश्चन है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या दर्शाने वाले वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो पहला का यहाँ बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ कहे जाते हैं। और वही रहता आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो जे एम केन्स। सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है? तो सीमांत उपयोगिता का ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। सीमांत उपयोगिता को हम लोग लिखेंगे एम यू बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि आय बढ़ने पर उपभोग वस्तु x की मांग बढ़ाता है तो वस्तु x कैसी वस्तु होगी? तो वो सामान्य वस्तु हो जाएगी। जब मांग वक्र x अक्ष के समानांतर है तो मांग की लोच होगी। तो मांग की लोच x अक्ष के समानांतर, तो मांग की जो लोच होगी वो अनंत होगी, मतलब इन्फिनिटिव। तो यहाँ अनंत हो जाएगा। कौन सा वक्र का आकार उल्टा u जैसा होता है? तो उल्टा u जैसा होगा MP, सीमांत उत्पाद, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे। सातवां है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है यहाँ छूट गया है, तो वो है पैमाने के प्रतिफल नियम से। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो मांग और पूर्ति द्वारा। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया मार्शल ने। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? तो न्यूनतम बिंदु पर काटती है। इस तरह का यदि आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा तो ये है औसत लागत और ये है सीमांत लागत। तो यहाँ जो औसत लागत जहाँ न्यूनतम होगी वहीं काटेगा, तो न्यूनतम हो जाएगा। 12 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन सी विशेषता है? तो ये सभी विशेषता है, मतलब जहाँ क्रेता और विक्रेता अधिक होगा। वस्तु, यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वस्तु समरूप होगी। वस्तु जो होगी समरूप होगी, समरूप सुधार लेना, वस्तु समरूप होगी। बाजार दशाएं का पूर्ण ज्ञान, मतलब बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान रहेगा। और उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है सो जेबी से का है। 14 है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे एम केन्स है। किन्स लिखा गया है, केन्स भी लिख सकते हैं, इस तरह केन्स हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये सरकार द्वारा लिए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है तो अर्थव्यवस्था में रोजगार का। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो शब्द का क्या अर्थ है? तो मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। निम्नलिखित में कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है? तो दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन। आपके बैंक खाते में 1 दिसंबर 2024 को 50,000 रुपये हैं। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? तो ये स्टॉक हो जाएगा। किसी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है? तो इसको हम कहेंगे जीडीपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन है? तो मुद्रा का पहला मुख्य काम है विनिमय का माध्यम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935, मतलब 1 अप्रैल 1935 को। भारत में 1 रुपया नोट जारी करता है तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। MPC प्लस MPS बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, 1। गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो K बराबर डेल्टा Y बटा डेल्टा I।
जब आय के बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाए तो इस प्रकार के कर को कौन सा कर कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे प्रगतिशील कर। प्राथमिक घाटा को दर्शाया जाता है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। व्यापार शेष बराबर तो दृश्य वस्तुओं के निर्यात दृश्य वस्तुओं के आयात, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है? तो ये आता है इनमें से सभी के कारण, मतलब क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण, विदेशी विनिमय के मांग में परिवर्तन से और विदेशी विनिमय के पूर्ति में परिवर्तन से। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्याओं को लिखना है। तो पहला है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, और दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए। फिर है सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। MU बराबर TUN-TUN-1 हो जाएगा। औसत लागत तथा सीमांत लागत वक्र कैसे दिखते हैं? तो ये दिखते हैं अंग्रेजी के U आकार के जैसा। इकाई के बराबर पूर्ति रोच प्रकट करने वाले पूर्ति वक्र बनाते। इकाई के बराबर जब ये पूर्ति वक्र जो है ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर पूर्ति लोच जो है वो इकाई के बराबर हो जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उपभोग, राष्ट्रीय आय तथा समान कीमत स्तर आदि का। टिकाऊ वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? तो टिकाऊ वस्तुएं एक से अधिक बार प्रयोग में लाई जा सकती है। इनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक होता है, जैसे कार, स्कूटर एवं साइकिल। उच्च शक्तिशाली मुद्रा के प्रमुख घटक लिखिए। तो लोगों के पास नकदी, सिक्के तथा पत्र मुद्रा तथा बैंक के पास नगद आरक्षण को उच्च शक्ति वाली मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इसी मुद्रा के आधार पर बैंक शाख निर्माण कर सकता है। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा का फॉर्मूला है H बराबर C+R, जहाँ H है उच्च शक्ति मुद्रा, C जो है वो जनता के पास चलन मुद्रा, R जो है वो सरकार एवं बैंकों का RBI के पास जमा। तो मुख्य घटक इसका कौन हो गया? H, C और R हो गया, ये मुख्य घटक हो जाएंगे। सीमांत बचत की प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति को हम लोग कहेंगे MPS, और सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है वो बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करता है। तो हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति को लिख सकते हैं MPS बराबर डेल्टा S बट्टा डेल्टा Y, या इसको हम लोग कह सकते हैं आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, एक अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार है। पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। तो इस समस्या का संबंध विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के बीच चुनाव की है। एक अर्थव्यवस्था में यह निश्चित करना होता है कि वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे, जैसे उपभोग वस्तु या पूंजीगत वस्तु, युद्ध की वस्तु या सार्वजनिक वस्तु, शिक्षा पर व्यय या सैन्य सेवाओं पर व्यय। दूसरा समस्या है वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। तो इस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक के चुनाव से है। एक अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि वह उत्पादन की किस विधि का चुनाव करे, पूंजीगत तकनीक या श्रम गहन तकनीक। यहाँ तक कि कृषि कार्यों में भी तकनीक के चुनाव की समस्या आती है। विस्तृत खेती करे या गहन खेती करे, एक उत्पादक उसी उत्पादन विधि का चुनाव करता है जिससे उसे न्यूनतम औसत उत्पादन लागत वहन करना पड़ता है। फिर है उत्पादन किसके लिए करे। तीसरा समस्या है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए, यह आय के वितरण पर निर्भर करता है। यदि आप समान रूप से विभाजित तो होगी, यदि आपके जगह हो जाएगा यदि, यहाँ लिख देना है आय। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुएं और सेवाएं भी
समान रूप से विभाजित होगी। निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार वितरित करे कि बिना किसी को बदतर बनाए किसी अन्य को बेहतर बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु 5 रुपया में बिक रही, जब कोई वस्तु 5 रुपया में बिक रही थी तो उसकी मांग 100 इकाइयाँ थी। अब वस्तु का मूल्य बदलकर 8 रुपया हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मांग घटकर 50 इकाई होती। मांग की मूल्य लोच की गणना करें। तो मूल्य लोच आपको निकालना है, तो सबसे पहले वस्तु की कीमत कितना है, 5 रुपया। तो शुरू का जो कीमत होता है उसको हम लोग P0 कहते हैं, तो P0 यहाँ 5 लिख दिए। और ये जो है 100 मांग का इकाई वो आपका Q0 कहलाएगा। तो प्रारंभिक मांग मात्रा Q0 बराबर आपका 100 हो गया। अब मूल्य बदल कर हो गया 8, तो इसको हम लोग कहेंगे 8 जो नया कीमत है इसको हम लोग बोलेंगे P1 हो गया 8। अब मात्रा घट कर हो गया 50, तो इसको हम लोग मानेंगे Q1 हो गया 50। तो यहाँ Q1 50 लिख दिए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा P बट्टा डेल्टा Q। तो इसमें हमको P Q ये सब पता है, डेल्टा P और डेल्टा Q नहीं पता है। तो डेल्टा P निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा P निकालने का P1 माइनस P0। तो P1 मेरा कितना है 8 और P0 है मेरा 5, तो 8 में 5 को घटा देंगे तो मेरा बच जाएगा 3। अब उसी तरह हम निकालेंगे Q0, तो Q0 निकालने का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0। तो ये लिख लेगा मेरा डेल्टा Q। तो Q1 कितना है 50, Q0 है 100, तो 50 माइनस 100 कितना आ जाएगा -50। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। अब इस फॉर्मूला में बैठा के इसको सॉल्व कर देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.83। अगला क्वेश्चन है, सीमांत आगम और सीमांत लागत द्वारा फर्म का सामान्य कैसे निर्धारित होता है, मतलब सामान्य कीमत कैसे निर्धारित होता है ये होना चाहिए। तो फर्म के संतुलन को सीमांत आगम या सीमांत लागत विधि द्वारा भी समझ सकते हैं। फर्म को संतुलन प्राप्त करने के लिए दो शर्तों को पूरी करनी होती है। पहला MR बराबर MC और दूसरा है MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटे। सीमांत आय और सीमांत लागत के बीच का अंतर लाभ को बताता है। जब तक सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक होता है उत्पादन में वृद्धि लाभदायक है। जब सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है तो उस समय फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। यदि उसके बाद भी उत्पादन में वृद्धि होती है तो सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक हो जाएगी और उत्पादक को हानि होगी। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, ये आपका सीमांत लागत का रेखा है और ये है आपका आय का रेखा। अब जहां संतुलन जो है वो कहाँ होगा, तो जहां पर MR बराबर MC होगा। जैसे ये MR है और ये MC का रेखा, ये जो वक्र आप देख रहे हैं ये MC का रेखा और ये जो सीधा गया है MR का रेखा। तो पहला शर्त है MR बराबर MC, तो कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। दूसरा शर्त है कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ पर क्या है, नीचे से ऊपर जाते हुए यहाँ पर काट रहा है। तो संतुलन बिंदु आपका कहाँ हो जाएगा, इस बिंदु पर संतुलन हो जाएगा। वस्तु का मूल्य OP हो जाएगा और उत्पादन का मात्रा जो हो जाएगा OQ हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि चित्र से स्पष्ट है कि MC वक्र MR वक्र को दो बिंदुओं E तथा E1 पर काटती है। बिंदु E1 पर उत्पादन OQ1 है। एक बार चित्र देख लिए। यदि उत्पादक इसी बिंदु पर संतुलन को प्राप्त करता है तो उत्पादन वृद्धि होने पर मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। E1 बिंदु से E बिंदु के बीच सीमांत लागत कम है सीमांत आय से। E बिंदु पर MR बराबर MC है। E बिंदु के बाद यदि उत्पादक उत्पादन करेगा तो उसे हानि प्राप्त होगी क्योंकि सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक होगा। 42 है, संतुलन को परिभाषित करें। किस स्थिति में बाजार को संतुलन अवस्था में कहा जाता है। तो संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जब किसी प्रकार के परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मांग तथा पूर्ति की दशा में किसी में ना तो मांग में और ना ही पूर्ति में परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति होती है और ना ही कीमत में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। बाजार उस समय संतुलन अवस्था में होता है जब बाजार में कुल मांग एवं कुल पूर्ति बराबर होगी। संतुलन बाजार में शून्य अधिक मांग तथा शून्य अधिक पूर्ति की स्थिति होती है। फिर है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यष्टि है
कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते, जैसे एक उपभोक्ता एक फर्म। समष्टि में पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि को हम लोग कहते हैं माइक्रो, जो ग्रीक शब्द माइक्रेस से बना, जिसका अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म, जबकि अंग्रेजी भाषा में मैक्रो कहा जाता है, जो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना, जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। व्यष्टि का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो संसाधनों के सर्वोत्तम बंटवारे से होता है, जबकि समष्टि का मुख्य उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। व्यष्टि का मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है और समष्टि का मुख्य समस्या आय एवं रोजगार का निर्धारण है। व्यष्टि का मुख्य उपकरण जो है वो मांग आपूर्ति है, जबकि समष्टि का मुख्य उपकरण समग्र मांग समग्र पूर्ति है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझना आसान है, समष्टि अर्थशास्त्र को समझना कठिन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आवंटन जरूरी होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में आवंटन को स्थिर मान लिया जाता है। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। 44 के बाद से हम लोग जो है प्रश्नों के उत्तर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।